मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें सीटेट का। पेपर 2 है, क्लास 6 टू 8 के लिए है, जिसमें हम लोग सीडीपी और एसएसटी की बात करेंगे। तो ये हम लोग जो आज बात करें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, जो पूछा गया कब का है, तो पूछा गया क्वेश्चन 13/1/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बाल विकास का, यानी सीडीपी का और एसएसटी का डिस्कशन करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम कब लिया गया, एक फॉर्म कब था, दिसंबर 2022 का था, जिसका एग्जाम 13/1/2023 को लिया गया था। आइए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का, बाल विकास की गति। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। कुछ हद तक जो है सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास के स्वरूप का जो क्रम है वो लगभग समान होगा। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास क्या है? कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जन्म के पूर्व और प्रसव के बाद मनुष्य का विकास का एक स्वरूप एक सामान्य अनुक्रम का पालन करके जो है वो उसका विकास होता है। शारीरिक विकास, पेशीय विकास और भाषा विकास और बौद्धिक विकास सभी निश्चित क्रम में होता है। ये सब क्या होता है? निश्चित क्रम में होता है ये सारा विकास। मनुष्य के अंदर पूछा जाए भाषा विकास, बौद्धिक विकास, ये सब क्या होता है? तो ये सब एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं? स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं। तो बनाए सूक्ष्म गति कार्य के तो ये जो है शैशवावस्था के उम्र के बच्चों में जो है ये स्थूल गति का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे कि दौड़ना, चलना, ये सब क्या है? स्थूल गति का ये सब उदाहरण है, जिसमें आपका पूरा बॉडी काम कर रहा हो, ये स्थूल गति होता है। और एक और होता है गत्यात्मक कौशल, जिसमें क्या होता है? कलाई, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, अंगूठे के साथ सूक्ष्म कार्य करने के लिए। तो ये सब जो छोटी कार्य करते हैं, जिससे आप किसी चीज से करें, जैसे धागे में सुई आप लगा रहे हैं, तो इससे क्या आपका सिर्फ उंगली का कार्य हो, तो इसे क्या कर तो इस कार्य को गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है सामाजिकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जब कोई चीज आप रोजमर्रा अपने समाज से सीखते हैं तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो सही उत्तर होगा संवेदी चालक अवस्था। सही उत्तर ऑप्शन बी, संवेदी चालक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक में होता है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जिन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलाती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो यह क्या प्रदर्शित करती है? तो जीववादी सोच यह प्रदर्शित होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जीववादी सोच प्रदर्शित होता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तु से जीवित प्राणी है। इस अवस्था के बच्चे प्रत्येक गतिमान वस्तु में प्राण होते हैं और इसी कारण में गतिमान होते हैं। ये बच्चा ऐसा सोचता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस अवस्था में, तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे इस प्रकार की सोच को रखते हैं, जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक का होता है। इससे पिछले में 4 नंबर क्वेश्चन में ये बात समझाएं।
आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? तो सही उत्तर होगा यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। उनका क्या करें? परीक्षण करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है जो न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित होने के साथ साथ मानव अधिकार की समानता, परस्परता तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक अपने बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? तो किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? तो वो उसे बच्चों को पार प्रदान कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बच्चों को एक हेल्प कर रहा है, पार प्रदान कर रहा है। जैसे बच्चा कहीं फंस गया तो उसे हिंट दे रहा है और उसे प्रोत्साहित कर रहा है कि वह आगे बढ़ेगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8। वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट को है जो सोसाइटी से अलग नहीं किया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्ति और समाज के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है और सामाजिक संपर्क छात्रों के सीखने को प्रभावित करता है। ये जो सामाजिक संदर्भ है जो छात्रों को सीखने को प्रभावित करता है, यह महत्वपूर्ण योगदान भी है समाज का बच्चों को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है तो ये क्या नहीं है? तो नहीं है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चे को अनुकूल बनाना, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अपनी समस्या बोल पाए, अपनी समस्या को टीचर के सामने रख पाए और कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना आदि को बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत रखा गया है। ये सब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत है। तो ये आपका जो विद्यार्थियों को ज्ञान और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचाना, ये निष्क्रिय ग्रहणकर्ता ये नेगेटिव शब्द है तो ये बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, ये बात सही है। भयमुक्त वातावरण बनाना, ये भी सही है। बच्चों को सकारात्मक अनुशासन लागू कराना, ये भी सही है। तो ये सब क्या बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो भाषाई बुद्धि सबसे अधिक मात्रा में होती है। जो बोलता है अच्छा उसमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छा होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिनमें से एक भाषाई बुद्धि भी है। क्वेश्चन नंबर 11। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। सही उत्तर होगा आपका ले वाइगोस्की का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रणाली कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में सबसे इफेक्टेड यानी सबसे प्रभावशाली है तो होगा
शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ऐसा करने से शिक्षिका दोनों के लिए एक समान और समकक्ष अवसर प्रदान करेगी। इससे बच्चों में यह समझ विकसित होगी कि लड़के और लड़कियां सभी कार्य करने में समान रूप से सक्षम है, सभी समान रूप से सभी कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषा को शामिल करें। बच्चों की जो सांस्कृतिक और जो भाषा है उनको शामिल करें, यानी कि जो पाठ्यक्रम जो वो लचीला होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होना चाहिए, समझ में पूरी तरह से बच्चों को क्लास में उनका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना। शिक्षक का क्या उद्देश्य होगा? तो शिक्षक का उद्देश्य है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ यह है कि बच्चा तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध बना सके। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या है? ये हुआ कि बच्चा जो है तर्कसंगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध स्थापित कर सके, यानी वो तार्किक रूप से सोच सके, किसी भी चीजों को कई पहलुओं से वो सोच सके कि उस पर किस प्रकार से उसको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? उपयोग नहीं किया जाएगा। सही उत्तर होगा आपका मानकीकृत परीक्षण का। सही उत्तर ऑप्शन बी। मानकीकृत परीक्षण का उपयोग जो है कक्षा में नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में क्या होते हैं? हतोत्साहित होता है। मानकीकृत परीक्षण व्यक्तिगत उपलब्धि के महत्व को पहचानने में विफल रहता है। इसके बजाय सीखने के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो छात्रों के हितों और क्षमताओं की उपेक्षा करता है। जो छात्रों के जो हित में होती है और जो उनकी क्षमता होती है उसकी ये उपेक्षा करता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। समावेशी शिक्षा का दर्शन बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा। दर्शन का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षित करना है। प्राथमिक होगा या प्राथमिक स्कूलों में शिक्षित करना है। केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित है। अपवर्जन के सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। समावेशी शिक्षा का दर्शन अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा समान है, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों के शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित है, भले उनमें विभिन्नताएं और अक्षमताएं क्यों ना हो। बच्चों में विभिन्नताएं हैं और अक्षमताएं हैं, फिर भी यह समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी है तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? के अनुकूल कौन सी पद्धति है कि इसकी अनुकूल पद्धति हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, कक्षा कार्य को
यानी जो वर्ग का जो काम है, क्लास का जो कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय अवधि तय करना, एक समय पर एक कार्य देना। तो देखिएगा इसमें से पहला ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। क्या है कि ये सख्त समय अवधि जो है निगेटिव वर्ड है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, सख्ती का उपयोग नहीं करेंगे। तो खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देंगे, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और एक समय में एक ही कार्य दे जिसे बच्चा आसानी से कर सके। तो सही उत्तर आपका कौन है? ए, बी और डी। ए, बी, डी कहाँ मिला है? तो ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी है। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? गुणधर्म का सही मिलान है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी, समस्या समाधान में अनमयता, समस्या समाधान में अनमयता, तो ये आपका गलत है। स्वालीन विद्यार्थी, गति क्रियाओं का दोहराव, ये आपका सही है। जो स्वालीन विद्यार्थी होता है उसमें क्या होता है? स्वालीन विद्यार्थी में गति क्रियाओं का दोहराव होता है। तो बी नंबर आपका सही है। अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति के होते हैं, ये भी गलत है। जो अधिगम कठिनाई होगा वो बच्चा कमजोर नहीं होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, सुनने में जो, जब बच्चा दृष्टिबाधित होगा तो सुनने की प्रॉब्लम कैसे, उसको देखने की प्रॉब्लम होगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, एकमात्र सही उत्तरों को प्रोत्साहित करके, अन्वय निर्देशों का पालन करने के लिए कहकर। अन्वय निर्देशों का, तो देखिएगा अन्वय निर्देशों का तो पालन नहीं कर सकते हैं। एकमात्र सही नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो अपसारी प्रवृत्ति पहला सही है। विद्यार्थियों को असामान्य उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, उसका उत्तर देना। अगर कुछ काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है तो उसका एक संवेदनशील तरीके से और लचीले ढंग से उसका आंसर देना। तो पहला और दूसरा आपका सही होगा। पहला दूसरा कहाँ है? तो ऑप्शन ए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कथन ए, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। चीजों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। तर्क आपका कह रहा है आर, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरूपित करने का कौशल है। सही विकल्प को आपको चुनना है। सही विकल्प क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ कथन ए और तर्क आर आपका दोनों का दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा बच्चों को समझाने के लिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों जरूरी है। पढ़ने वाली सामग्रियों का उपयोग सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक छात्र का सक्रिय जुड़ाव दिखता है और उदाहरण के रूप में वास्तविक दुनिया की समस्याओं का उपयोग उन्हें अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है और छात्रों को नए ज्ञान लागू करने के लिए प्रामाणिक और प्रासंगिक संदर्भ प्रदान करता है। ये ठीक है, उदाहरण और गैर उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डैश विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो सही उत्तर होगा, यह मान्यता है कि क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। यह मान्यता है कि क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है।
इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है ये बताना आपको। तो सही हो जाएगा आपका, यह छात्रों की जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है, यह समय और संसाधन की बर्बादी है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है, यह अधिगम के लिए तैयार करने के लिए एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, आपका सही उत्तर बी और सी है। यह समय और संसाधन की बर्बादी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है। तो बी सी मेरा सही है। तो बी सी कहाँ आ रहा है, तो बी और सी मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी में है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इस क्वेश्चन को, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। चिंता से निपटने में कैसे मदद करेगा, तो देखिएगा, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उनसे जूझने में मदद करके करेगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षक को छात्रों के साथ परस्पर समझ, स्नेह, विश्वास, सम्मान और देखभाल और सहयोग की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे छात्र निसंकोच अपनी समस्या उनसे कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर मेरा क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इस बारे में क्या सीखा, तो वह कौन सा कौशल प्रोत्साहित कर रहा है, तो वो अधिसंज्ञान का कौशल प्रोत्साहित कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिसंज्ञान कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है। अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार या चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान को बढ़ाता है। अधिसंज्ञान चिंतन और अधिगम दोनों को नियंत्रण करता है। यह अधिगम को शिक्षार्थियों के चिंतन से जोड़ सकता है, इसको जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है मेरा, कथन ए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तर्क आर, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। तो आपका जो है तर्क और कथन दोनों का दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कथन ए, एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तर्क, संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ आपका कथन और तर्क दोनों का दोनों सही है। दोनों क्या सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। यहां से मेरा भाग 2 आ गया है। भाग 2 जो सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी है। तो यहां से हम लोग अभी पूरे 60 क्वेश्चन एसएसटी का देखेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो मिलता रहे और प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस जो है आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। सिंधु का अर्थ है समुद्र भी होता है। सिंधु का अर्थ समुद्र भी होता है। सिंधु नदी ऐतिहासिक रूप से एशिया के प्रसिद्ध नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? महापाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मागिरि, ब्रह्मागिरि है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मागिरि। यह महापाषाण काल के लोग पशुपालन, कृषि कार्य जैसी क्रियाएं करते थे। महापाषाण काल में शिक्षुओं और वयस्कों के शवों को गाड़ने की अनेक विधियां प्रचलित थी। ब्रह्मगिरि कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। इसी क्षेत्र में सिद्धपुर नामक ग्राम है जहां अशोक का एक शिलालेख मिला है। ब्रह्मगिरि में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पाषाण युग के आरंभ से ऐतिहासिक काल के आरंभ तक की मानव संस्कृति के अनेक चरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं इसी जगह से, ब्रह्मगिरि। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, 33 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक ऐतिहासिक मिन्हाज ए सिराज के संबंध में नहीं है? मिन्हाज ए सिराज के संबंध में नहीं है। तो कथन ए कह रहा है, उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। बात तो सही है, सच्ची। वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो यह बात भी सही है, उसको रानी के रूप में एक मान्यता नहीं दिया गया। तो कथन ए और कथन बी दोनों का दोनों सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। 34 क्वेश्चन है मेरा, दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए। किन बातों पर जोर देना चाहिए? तो ये जोर देना चाहिए साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। तो साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर, यानी जो साम्राज्य का जो दावे थे और उसके जो प्रभुत्व था उस पर जो है शिक्षकों को जोर देना चाहिए। तो केवल आपका सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर केवल आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन ए जो है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस भोजन यानी मांसाहारी भोजन करने की अनुमति नहीं थी, मांस मदिरा की। कथन बी, बृहधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, जो स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये सभी, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका जो है ए और बी, कथन ए और कथन बी दोनों का दोनों सही है। तो ब्राह्मणों को कुछ खास प्रकार की जो है मछली खाने की अनुमति दी गई बंगाल। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका सही है, डी इज राइट आंसर। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। कौन सा बदलाव किया था? ब्राह्मणों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात बढ़ाया गया। खेतिहरों को भूस्वामी से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई। अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया गया या निर्णय किया गया। तो कौन सा आपका सही होगा? तो देखिएगा यहाँ पे ए और डी आपका सही है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए और डी है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था? तो यह कानून पारित किया गया था कैलिको अधिनियम। कैलिको अधिनियम सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिको अधिनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामी, महाजनों और मशीनरियों का सहयोग किया।
कथन बी, अंग्रेजों की भूनीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो पूछा जा रहा आपसे कौन सा सही है, कथन ए और कथन बी में कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा ए तो सही है, परंतु कथन बी जो हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सही और बी गलत किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। सही उत्तर ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था अलीगढ़ आंदोलन। तो ये हुआ था 1875 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस आंदोलन के माध्यम से मुस्लिमों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा की व्यवस्था करने की अपील की गई। इस आंदोलन से मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया ताकि मुसलमान समाज की दशा में सुधार हो सके, मुसलमानों की दशा में सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 40, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना भी 1875 ईस्वी में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो है आपका मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 कह रहा है यंग बंगाल मूवमेंट, यह जो है हेनरी डेरोजियो ने। एक का 4 नंबर। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बी का 3 नंबर। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान। स्वाभिमान आंदोलन यह जगह पेरियार। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 4312 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें या उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए, पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। आपका कथन बी कह रहा है कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो झुकने में सफल रहा। इस तरह से क्या है, कैबिनेट मिशन जो है झुकने में सफल रहा। कथन बी में कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त रणनीति बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो वो कैबिनेट झुकने में सफल रहा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका ए तो सही है परंतु आपका बी जो है सही नहीं है, यानी बी गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और कथन बी पर विचारों को अपने विचारों को रखना है। तो कथन ए कह रहा है आपका, यानी छात्रों के विचार को रखना है। तो कथन ए आपका कह रहा है बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन बी, दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा। सही उत्तर मेरा ए और बी जो दोनों है, मेरा दोनों का दोनों क्या सही है। तो दोनों सही कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। सही मेरा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की बैठक किस स्थान पर हुई थी। संविधान सभा की बैठक जो है वो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास।
दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है। तो ये जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए। 45 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें चारों में से कौन सा सही बताना है। ब्राह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ब्राह्य ग्रह का आकार छोटे ग्रह है। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। सही उत्तर आपका होगा आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 46 क्वेश्चन है मेरा, मैच द फॉलोइंग है। 46 कॉलम ए कॉलम 2 दिए गया है। अंटार्कटिका में शोध केंद्र, अंटार्कटिका में शोध केंद्र जो दक्षिण गंगोत्री के नाम से। विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी, सबसे बड़ी कहे तो अमेजोन, सबसे लंबी कहे तो नील। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि, उसके बीच जो संकरी भूमि है उसे पनामा जल संधि कहा जाता है, पनामा जल संधि। तो इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन 4132 होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विषुवत के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विषुवत के बारे में दिए गए कथन को पढ़ना है और सही आपको आंसर बता देना है। विषुवत एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। विषुवत सबसे लंबा अक्षांश है। विषुवत 180 अक्षांशों को दर्शाती है। तो इन तीनों में कौन सा सही है? इन तीनों में केवल आपका एक सही है, वो है ऑप्शन बी, विषुवत सबसे लंबी अक्षांश है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 48 याम्योत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याम्योत्तर डैश, याम्योत्तरों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याम्योत्तर डैश है, तो क्या हो जाएगा ये? देशांतरीय रेखाएं, विषुवत के समांतर रेखाएं, ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की एक तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। सही उत्तर आपका जो होगा ए और सी आपका सही है। ए और सी कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। सी इज राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा, प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रवाल भित्ति के बारे में सही कथन बताना है आपको। प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल है। प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं और इन कंकालों के इकट्ठा होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। इसके इकट्ठा होने से क्या बनते हैं? प्रवाल द्वीप बनते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर आपका बी और सी होगा। बी और सी सही होगा। तो बी सी कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम लोग। एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा में चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? किन विशेषताओं को कक्षा में चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? किस बातों पे जो है पूरे क्लास में जो है चर्चा का ये विषय होना चाहिए, जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अत्यधिक तापमान, निम्न वर्षा, बहुत कम वनस्पति, शुष्क प्रदेश। इनमें से ये सभी हो जाएगा। ए, बी, सी और डी चारों का। ए बी सी डी कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 51, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में क्यांत्रित सेल से बने स्मारक के बारे में चर्चा करना चाहती है। जो क्यांत्रित सेल से बना जो भी स्मारक है उसके बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? ताजमहल को या लाल किला का? इन दोनों में से किसका प्रयोग करना चाहिए?
ताजमहल का या लाल किला का? तो सही विकल्प आपको चुनना है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो केवल लाल किला का, सॉरी केवल ताजमहल का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ताजमहल का। ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये कांस्य चट्टानों से बनी है। क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2, थर्मामीटर। क्या कह रहा है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का हो जाएगा तापमान। थर्मामीटर से क्या है? तापमान। वायु दाब मापी, इससे तापमान मापा जाता है। वायु दाब मापी से, वायु दाब मापी से वायु दाब को मापा जाता है। बाद दिग्दर्शी से, बाद दिग्दर्शी से पवन, पवन की दिशा। और वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा हो जाएगा। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन हो गया सी, 3 4 1 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समताप मंडल के बारे में कौन सी बातें सही है? यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन की परत होती है। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। इन तीनों में कौन सा सही है? तो इन तीनों में ए और बी सही है। ए और बी सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाए। ए बी कहाँ सही है? तो ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन से दावे या कौन से इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव अपने पर्यावरण के स्थान की गई, अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही परिणाम है। पर्यावरण के साथ की गई अंतःक्रिया का ही क्या है? परिणाम है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, अमेजन बेसिन के लोग कर्तन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बिहार तथा असम लोग सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। सिल्क से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है सही उत्तर कौन सा होगा? तो ए, बी और सी ये तीनों सही होगा। तीनों कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, एक सुखद मनोरम दृश्य एक संसाधन नहीं है, एक संसाधन नहीं है। कथन आर, यह संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है। आर्थिक मूल्य होना अनिवार्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत वाला ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। दोनों का दोनों गलत है। डी इज राइट आंसर। 56 नंबर, क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है संसाधनों का अधिकतम दोहन करना। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो जाते या हो सकते हैं, शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। तो विकल्प जो है सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प मेरा होगा ए गलत है परंतु बी मेरा सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्न कथनों पर विचार करें। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उपयोग उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः आधुनिक व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। कौन सा इसमें सही है बताना है। तो इसमें केवल आपका ऑप्शन ए सही है। ए कहाँ है सही विकल्प में? तो ए सबसे पहले है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सांगा
को केसर संगा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केसर संगा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका मुसलमान और बौद्ध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुसलमान और बौद्ध। लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सांगा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? क्या है जो विविधता के उदाहरण नहीं माना जा सकता है? तो जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण नहीं माना। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 61, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामले का निपटारा डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भूमि के मामलों का निपटारा? तो यह तहसीलदार के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है। बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। बड़ी कंपनियों को सहायता करती है। सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है। सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है। तो सही उत्तर आपका ए और सी सही है। ए सी कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, साप्ताहिक बाजार के बारे में कौन सा वाक्य सही है? साप्ताहिक बाजार के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती है जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर खुली होती है। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत के सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। आइएगा नेक्स्ट, ऑप्शन डी, साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में होती है। देखिएगा, साप्ताहिक बाजार पक्की नहीं होती। देखिए, जहाँ कहीं कहीं जब सप्ताह में एक दिन का बाजार लगता है तो वो पक्की नहीं होती है, वो फुटपाथ पे ही बेचा जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया और बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है, ये भी आपका गलत है। साप्ताहिक बाजार में जरूरत के सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाते हैं, ये सही है। साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। 64, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था? वो कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन है नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विज्ञापनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये होगा, सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने के लिए तार्किक समझ और सूचित निर्णय ले। खरीद के लिए निजी भावनाओं को पुकारता है। उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है और विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में दिखाना बहुत महंगा है। इन चारों में से कौन सा आपका सही है? विज्ञापन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो विज्ञापन के संदर्भ में हमारा जो सही है वो कहता है खरीद के लिए निजी भावनाओं को पुकारता है, ये बात बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाता है कि ब्रांड उत्तम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विज्ञापन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिखाना बहुत महंगा होता है, ये बात भी सही है। देखते हैं आप लोग, जब भी किसी चीज़ का ऐड देखते हैं तभी आप खरीदते हैं, तो वो दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है, तो हम लोग उसको परचेज भी कर लेते हैं। तो ये तीनों बातें सही है। तीनों ऑप्शन कहाँ है? तो बी, सी और डी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? संबंध कौन सा है? तो संबंध हमारा हो जाएगा, उनके बीच जो संबंध है उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, सैद्धांतिक फासला है। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 67, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय
वह अपने आप ले सकती है। कौन सा निर्णय अपने आप ले सकती है? प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है। दोनों सदन से पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए कह सकती है। निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदयुक्त कर सकती है। सही कौन सा होगा आपका? इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए कह सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव भी करना है। शिकायत करने वाले को एफआईआर की नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी उसने एक संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज कराई है। यानी जो है बहुत गंभीर अपराध का उन्होंने रिपोर्ट लिखवाया है। शिकायत करने वाले एफआईआर की सूची मौखिक रूप से नहीं वरन केवल लिखित रूप में पुलिस को दे सकता है। शिकायत करने वाला जो है एफआईआर करता है तो सिर्फ उसको जो है मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप से ही करना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। आपका दोनों ऑप्शन यहाँ सही है। ए बी दोनों सही है। सही कहाँ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? तो ये किस जनजाति का इलाका है? तो ये डोंगरिया कोड। सही उत्तर ऑप्शन डी। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़िए तथा पहचानिए कि कौन सा हाशिएकृत लोगों के हित में है। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित करने वाले कानून, चीजों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित करने वाले कानून। ए और बी इन दोनों में कौन सा सही है? तो देखिएगा यहाँ सही विकल्प का चुनाव करना है तो केवल आपका ए सही है। तो ए कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 71 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पटाचार्य रूपरेखा 2005 सुझाती है। क्या सुझाती है? इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक है। पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा। समाज में यथास्थिति बनाए रखना। 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा सही है? तो ए बी और सी सही है। आपका ए बी और सी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन डी। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते। तथ्य परम पावन है तथा इन पर प्रश्न नहीं कर सकते। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में विवादास्पद मामले, यानी जो विवाद वाला मामला है, जो उलझा हुआ मामला है, में शिक्षण से बचना चाहिए। विवादास्पद मामलों से शिक्षण से बचना चाहिए। इन मामलों में शिक्षण से बचना चाहिए क्या? तो देखिएगा इसका सही उत्तर हम लोग देंगे ए और बी दोनों का दोनों बात गलत है। ठीक है, ए भी गलत और बी भी गलत है। हमें उस मामलों को इस ढंग से पढ़ना है कि वहाँ कक्षा में बैठे हुए किसी भी छात्र को किसी तरह का कोई भी आहत न हो और ये जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। और परम पावन तथ्य जब कोई भी होता है तो हम किसी भी तथ्य पर हम उस पर प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। तो दोनों का दोनों मेरा गलत हो गया। तो गलत कहाँ है? तो ऑप्शन डी। 73 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित कथन कंसेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्र संबंधित है। सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन है, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रम में व्यवस्थित अवधारणाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबसे समावेशी अवधारणा सबसे शीर्ष पर होती है। कथन बी, अवधारणा मानचित्र मिलान के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए और बी दोनों सही है। दोनों सही है।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 74 क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा पर एक भूगोल कक्षा में यानी भूगोल की कक्षा में सोलर कुकर की संकल्पना पर आधारित गतिविधियों का उद्देश्य डैश को प्रदर्शित करने का होगा। क्या करने का होगा? तो कैसे सौर ऊर्जा का संग्रहण एवं उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75, कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है? अध्यापन समूह का भाग हो सकता है कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है, वह हो सकता है। कोई भी शिक्षक जिसे किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को उनके विद्यालय की ऊर्जा संपरीक्षा यानी ऑडिट की एक गतिविधि में भागीदारी के लिए अति उपयुक्त कारण क्या होगा? अति उपयुक्त कारण आपको बताना है। तो अति उपयुक्त कारण आदतों में साधारण बदलाव द्वारा कितनी ऊर्जा की बचत की जा सकती है, यह जानने के लिए। ऑप्शन सी सबसे सही आंसर होगा आपका। 77, सौर मंडल के प्रदर्शन के लिए अध्यापक कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करता है। चुने गए प्रत्येक विद्यार्थियों को ग्रहों के नाम वाले पट दिए गए हैं। ग्रह के नाम वाला पट दिया गया। विद्यार्थियों को पट थामने के लिए कहा गया और उनको उनका स्थान ग्रहण करते हुए सौर मंडल का प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया। जिस तरह सौर मंडल है उस तरह से उनको प्रतिरूप बनाने के लिए कहा गया। प्रदान की गई भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों के चुनाव अति उपयुक्त कसौटी क्या होगी? ये हो जाएगा लंबाई। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लंबाई के अकॉर्डिंग जो जितना लंबा होगा, जो ग्रह जितना जिस तरह से होगा, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में से छठी कक्षा यानी क्लास 6 के विद्यार्थियों को इतिहास से परिचित कराने के लिए अप्रतिभाशाली व रुचिकर अध्यापन की रणनीति कौन सी हो सकती है? पहला, ऑस्कर पुरस्कृत फिल्म के प्रदर्शन के बाद बिना किसी अवकाश के व्याख्यान। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि ऐतिहासिक रचनाएं स्रोत को जोड़ने के माध्यम से बनती है, खजाना खोजने का खेल खेलो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79, मिडिल स्कूल स्तर पर यानी जो मिडिल स्कूल है माध्यमिक स्कूल स्तर पर कैसे सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पुस्तकें पुरानी नागरिक शास्त्र की पुस्तकें से भिन्न है के बारे में दिए गए कथनों ए और बी को पढ़े। कथन ए, नागरिक शास्त्र की नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरणों की कमी थी जिनके जरिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। किसकी स्थिति को? लोकतंत्र की स्थिति को। बी नंबर कह रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकों में ऐसी विषय वस्तु शामिल की गई है जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी है। कौन सा सही होगा? तो देखिएगा, सही विकल्प का चयन करेंगे तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकताओं को पढ़ाए जाने के उद्देश्य के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। ए, ताकि सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति विद्यार्थी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक दोनों रवैया विकसित करे। बी नंबर, जब विद्यार्थी भारत के सामाजिक व राजनीतिक स्याह यथार्थ से निराश हो, यानी इनके राजनीतिक जो स्याह चल रहा है यथार्थ से निराश हो, विद्यार्थी भारतीय लोकतंत्र के बारे में जाने, दैनिक जीवन में इसका स्वरूप वे न्याय व संघर्ष के रूप में जान पाए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए तथा सी सही है। केवल ए और सी सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
81 नंबर क्वेश्चन है मेरा। एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई गई थीम से संबंधित अखबार के लेख अपने विद्यार्थियों को देती है। वह उन्हें लेख में उठाए गए मुद्दों के साथ कक्षा में पढ़ाए गए संप्रतियों के साथ जोड़ने को कहती है। इसे डैश प्रस्तुति के मौखिक कौशल का विकास होगा। इससे पता लगेगा कि अखबारों के लेख पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रासंगिक है। इससे जांच तथा अधिगम का प्रोत्साहन होगा। इससे विश्लेषणात्मक कौशल का विकास होगा। कौन सा सही होगा? तो इनमें से सही होगा आपका सी और डी सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि आधुनिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को ऐसे संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहते हुए पढ़ाना चाहिए जिनमें इतिहास के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। एक शिक्षक इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ विषय का ज्ञान परिवर्तित हो सकता है। इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है। इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे शब्दों के अर्थ समय के साथ परिवर्तित हो सकती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ए और सी आपका सही है। तो ए सी कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। डी इज राइट आंसर। 83 क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक आनंददायक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापन पद्धति में अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता है। कथन 2, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में यथासंभव क्रियाओं यानी खेलकूद को सम्मिलित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी विषय का आनंद उठा सके। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सही उत्तर होगा, केवल पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 84 क्वेश्चन है मेरा। ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में अकाल के चित्रों को क्यों प्रायः एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता था? इसलिए माना जाता है कि वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तव में वो घटी हो एवं जैसे उस समय में लोग थे उसी रूप को दर्शाती है। ये उस रूप को दर्शाती है, उस समय जो घटना घटी थी उसी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 85 क्वेश्चन है मेरा। समस्या समाधान के अनुप्रयुक्त रूप के चरणों को क्रम में लगाएं आरंभ से अंत तक। इसको चरण में लगाना है। परिकल्पना को विकसित करना, कुछ मामलों में परिकल्पना को निरूपित करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, पहले सी होगा, फिर ए, बी, डी और तब लास्ट में मेरा बी होगा। सी ए डी बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 86। इतिहास की कक्षा में भारत के कम विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी उदाहरण है डैश का उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, अधिगम का आकलन। सही उत्तर आपका हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा ए और सी, रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन। ए सी कहाँ पे है? ए और सी ऑप्शन बी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं? ए नंबर, क्या आप सोचते हैं कि नदियों पर बांध डेल्टा की मिट्टी को प्रभावित करते हैं? कैसे? विशाल बांधों का निर्माण हंसियाकृत समुदायों को प्रभावित करता है। क्या आप इस मत से सहमत है, इस बात से सहमत है? सी नंबर, क्यों तेलंगाना में मेदक जिले में विशाल बांध का निर्माण संभव नहीं है? क्यों पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी मेरा सही है। ए और बी सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन है। रूब्रिक्स के बारे में
कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए नंबर, रूब्रिक्स अधिगमकर्ताओं तक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहुंचने में शिक्षकों की मदद कर सकते हैं। रूब्रिक्स की मदद से विद्यार्थियों यह समझ पाते हैं कि अच्छा कार्य किस स्तर के कार्य को माना जा रहा है। सी नंबर हमारा है, रूब्रिक्स का कक्षा में प्रयोग शिक्षकों के परीक्षणों को बेहतर बनाने में मदद करता है, किंतु अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को नहीं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी मेरा सही होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक होगा? छोटी कार्यशालाएं और फैक्ट्रियां अस्थायी मजदूरों की भर्ती क्यों करती है? ये अस्थायी मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न प्रासंज्ञानात्मक ज्ञान के अधिग्रहण को बढ़ावा देते हैं? सही उत्तर होगा मानचित्र के उपयोग से अपने मंडल मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों तक की दूरी ज्ञात करना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 90 क्वेश्चन दिया है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन और एसएसटी का 60 क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे। टोटल 24 सेट आप लोग को देंगे जो प्रीवियस ईयर है, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी देंगे। इसका लैंग्वेज पेपर वाला भी सब्जेक्ट देंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप सफल नहीं हो सकते। आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।